हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। हम सब जानते हैं हेल्थ क्या है और डिसीज़ क्या है। हम जो है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस रहते हैं। पैथोजेंस क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी कॉज करते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजन हैं, लेकिन हम हर वक्त बीमार नहीं रहते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी सिस्टम होती है हमारी बॉडीज़ के अंदर जो उन पैथोजेंस को मार देती है, एंड दिस आर नोन एज इम्यूनिटी। सो उसी इम्यूनिटी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखे थे एनसीईआरटी? एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। However, only a few of these exposures result in disease. हम बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट जो इन्फेक्शन कोज कर सकती है उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हमें भी बीमारी कर पाती है। ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है, इतनी योग्य है कि हमें उन सारे बीमारी से बचा सकती है। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट कौन क्या होता है जिसके ऊपर अटैक करते पैथोजेंस, टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। वही योग्यता जो कि हमारे होस्ट के अंदर होती है ताकि वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को मार सके, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते इनएट इम्यूनिटी। तो इनएट का मतलब क्या है? इन मतलब अंदर, नेट जो इम्यूनिटी हमें अपने जन्म से मिलती है उसको हम बोलते हैं इनएट इम्यूनिटी। एग्जाम्पल लेते एक छोटे से बच्चे का। एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, वो पैदा हुआ है, उसने अभी तक किसी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, किसी पैथोजन को नहीं देखा। वो नहीं जानता वायरस क्या है, वो नहीं जानता फंजाई क्या है, बैक्टीरिया क्या है। तो एक सिस्टम उसके अंदर भी होना चाहिए, अगर कोई भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आए तो वो उसको मार डाले। तो वही होती है इन्नीट इम्यूनिटी। वो किसी भी अलग अलग पैथोजन को नहीं जानता, वो सभी पैथोजन को एक समान समझेगा। सो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है? ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ही नहीं प्रेजेंट नहीं होती, डेट आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। This is accomplished by providing different type of barrier to entry of the foreign agents into our body. Innate immunity consists of 4 types of barrier. अब इसका मतलब क्या है? तो innate immunity, कोई भी immunity है, सबसे पहले क्या करो, जो हमें भी बीमारी कर रहा है उसको अपनी बॉडी के अंदर घुसने ही मत दो। ऐसा बात है जिसको आप पसंद नहीं करते उसको अपनी लाइफ में इंटरफेयर ही ना करने दो, वो आपको परेशानी ही नहीं करने पाएगा। ऐसे ही पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर घुसने ही ना दो। बाय चांस अगर वो बॉडी के अंदर घुस चुका है तो उसको अपने ऊपर अटैक करने से पहले ही मार दो। तीसरा, अगर वो अटैक भी कर चुका है उसको फिर भी मार दो। 3 हमारे पास कैसे? जैसे हम मान लीजिए कोई दूसरे देश से आतंकवादी आए, अपने देश को हम कैसे बचा पाएंगे? सबसे पहले आतंकवादी को अंदर घुसने ही मत दो, बैरियर से रोक के रख लो। अगर आतंकवादी अंदर आ गया उसको अंदर आते ही मार दो। अगर वो अंदर आके भी बच गया और अगर वो अपने सिपाहियों के ऊपर अटैक करने लग गया उसको तब मार दो। ये 3 ऑप्शन होते हैं, तो वही है। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकली हम उसको आने से रोकेंगे। जो स्किन है ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन है, अंदर नहीं आने देती, पहला तो हो गया। फिर है म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, gastrointestinal and urinogenital tract that also help in trapping microbes entering our body. सबसे पहले स्किन हो गया जो ऑर्गेनिज्म को अंदर घुसने से रोकेगा। तो उसके बाद जो है सेकंड हो गया हमारा, इसका कलर चेंज होता है, इसे क्या चलिए जाओ, इससे हाईलाइट होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, उस स्किन उसको अंदर आने से रोकेगी। दूसरा क्या है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर वो बढ़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर म्यूकस उसको ट्रैप कर लेगा। अगर वो यूरिनोजेनिटल
ट्रैक्ट से अंदर घुसेगा तो वहाँ पर मुकस है वो उसको कर देगा। ऐसा ही होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। अब मान लीजिए वो अंदर आ चुका है, उसको अटैक करने से पहले मार दो। हम कैसे मारेंगे उसको, हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। अच्छा, नाउ द कलर हैज बीन चेंज्ड, इसको करना है तो इसको करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। आई डोंट नो अबाउट दिस, इसे करेंगे। फिर है फिजियोलॉजिकल बैरियर, मीन्स अंदर घुस चुका है उसको मार दो। मान लीजिए अगर वो खाने के साथ अंदर चला गया, हमारे स्टमक के अंदर होता है HCl यानी कि एसिड इन आवर स्टमक। दिस विल ऑल्सो एक्ट एज, किसके तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा हमारे फिजियोलॉजिकल के लिए, उसको मार देगा। या फिर हमारे जो मुंह है उसके अंदर स्लाइवा होता है जो कि बैक्टीरिया को मार देगा। जो हमारी आइज है उसके अंदर भी लाइजोजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को मार देगा। ऑल दिस प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। पहला तो हो गया ये। फिर है मान लीजिए वो अंदर भी घुस चुका है बाय का सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है, वी हैव सर्टेन टाइप ऑफ WBC जो कि उसको मार देगी। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट यानी कि WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी कि PNML क्या होता है, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है जो कि फाइगोसाइटिक होती है, जो भी फॉरेन एजेंट आएगा उसको खा जाएंगे, उसको हम बोलते हैं PNML। मोनोसाइट्स होती हैं हमारे पास, कुछ नेचुरल किलर सेल्स होती है जो ब्लड के अंदर है। मैक्रोफाजेस होती है जो कि टिश्यू के अंदर है। फाइगोसाइट्स यानी कि उनको पैथोजन को मार देती है, खा लेती है और डिस्ट्रॉय कर देती है माइक्रोब्स। अब ये तो बात होगी हमने सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल, एंटर ही रोक दो, फिर हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल। एसिड है हमारे स्टमक के अंदर है, स्लाइवा है और हमारे टीयर्स के अंदर एंजाइम्स हैं। अंदर आ चुका है तो उसको सेलुलर बैरियर से मार दो। सेल के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको मार देती हैं। फिर उसके बाद अगर वो तब भी बच गया तो अब आती है हमारी पर्टिकुलर फॉर दी वायरस। ये मैं आपको लिख के समझाऊंगा। देखो मान लीजिए ये है एक सेल, ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल, इस पे वायरस ने अटैक किया। क्या किया, वायरस ने अटैक किया। वायरस के अटैक करने के बाद ये चाहती है कि मुझे तो वायरस ने अटैक कर दिया लेकिन जो मेरे आसपास के सेल है उसको मैं बचा लूँ। तो ये प्रोटीन को बनाते, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स। क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन्स। ये इंटरफेरोन्स रिलीज़ करती है जो कि इसके पास मैसेज पहुंचाएंगी कि वायरस आ चुका है। अगर वायरस आ चुका है तो TIP ट्रांसलेटरी इनिबिटरी प्रोटीन्स को रिलीज़ करती है ताकि जो वायरस है उसका ट्रांसलेशन रुक जाए और वो वायरस मर जाए और इस सेल को इन्फेक्ट ना कर पाए। ये होता है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर। तो वही लिखा हुआ है, वायरस इन्फेक्टेड सेल secrete some proteins that are known as interferons which protect neighboring non-infected cell from further viral infection. How? By releasing TIP translate, नहीं बन पाएंगे, कोई नहीं, से बना देंगे, ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन। ये तो बात कर दी हमने इनेट इम्यूनिटी की जो जन्मजात से हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम कुछ बड़े होते हुए कुछ वायरस हमारे अंदर घुस गए, कुछ फंजाई हमारे अंदर घुस गई, कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस चुके हैं। अब हमारे शरीर को पता है कि वायरस क्या है, वायरस को मारने के लिए हमें क्या करना होता है, फंजाई क्या है, अगर फंजाई को मारना तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें बैक्टीरिया को मारना है तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आने होंगे, उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है पैथोजन स्पेसिफिक है। अगर वायरस घुसेगा तो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी, अगर कुछ और घुसेगा तो उसके लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इसका मतलब क्या है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मान लीजिए मेरे अंदर वायरस घुस चुका है तो हमारी बॉडी मेमोरी बना लेंगी कि ये वायरस ये काम करता है। अगर ये वायरस दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा तो हम इस तरीके से उसको मार डालेंगे, तो वो मेमोरी बना के रखती है। मेमोरी का मतलब क्या है, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी encounters pathogen for the first time, it produces a response known as primary response. जब किसी नए पैथोजन ने हमारी बॉडी को पहली बार इन्फेक्ट किया, पहली बार अटैक किया, तो वो कहता है, उस पहचानता है। मान लीजिए आपका घर है,
आपके घर में एक नया बंदा आ गया, उसको आपको नहीं पता वो आपका दुश्मन है, तो आप क्या करोगे, पहले आप उसको पहचानोगे, पहचानने के बाद अगर आपको पता चल गया वो आपका दुश्मन है तो आप उसको अपने घर से भगा दोगे या मार दोगे, जो आप करोगे। तो क्या उस चीज़ में टाइम लगा और थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया, क्या बताओ दिखते ही भाग जाएगा आपको पता लगते ही। ऐसा ही होता है हमारे अंदर, जब पहली बार कोई वायरस आया है तो हमें पता ही नहीं वो हमारा दुश्मन है दोस्त है क्या है, तो पहले हम उसको पहचानेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है। अगर वही व्यक्ति दोबारा आपके घर में आता है, आपको पता है दुश्मन है, आप उसको घर में घुसने ही नहीं दोगे, घुसते उसको मार डालोगे, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। वही लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी, उसको बोलते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। समझ में आ गया क्या होता है? दिस इज ascribed to fact that our body appears to have memory of the first encounter। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी ने मेमोरी बना दी जो पहली बार घुसा था उसकी। The primary and the secondary immune responses are carried by the help of two special type of lymphocyte that are known as B lymphocyte and the T lymphocyte। आप जानते हैं हमारा इम्यून सिस्टम कौन बनाती है? WBC बनाती है। WBC जिसको हम लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, उसके दो टाइप होते हैं, B lymphocyte and the T lymphocyte। They are the responsible for the primary and the secondary responses। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया, तो पैथोजन आया, बॉडी ने पहचान लिया क्या उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए जो बीटा सेल्स होती है वो बहुत सारे प्रोटीन्स की आरबी बना देती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो वही लिखा हुआ द बीटा लिम्फोसाइट या बीटा सेल्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। These proteins called as antibodies। The T cells themselves do not secrete antibodies but help beta cells to produce them। आई होप समझ में आया। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, कोई पैथोजन आया, ब्लड के अंदर घुस गया, पहचान लिया, तो बीटा सेल्स जो है कुछ प्रोटीन्स को सीक्रेट करेंगी, जिसको हमने बोला एंटीबॉडीज, जो उनको मार देगी। फिर दूसरी बात आती है, अगर बीटा सेल्स ही एंटीबॉडीज बनाते तो टी सेल्स क्या करती हैं? जो टी लिम्फोसाइट है, टी सेल्स है, वो खुद कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती, वो हेल्प करती है बीटा सेल्स को, बी सेल्स को, ताकि वो एंटीबॉडीज रिलीज कर सके। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द एंटीबॉडीज के ऊपर 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना के जो है जुड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, एंड डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चीज़ बनती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसमें दो टाइप के एंड बनते हैं, एन टर्मिनल एंड द सी टर्मिनल। ये सब क्या हम बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जो एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, एक की तरफ एक अमाइनो ग्रुप फ्री होता है, एक की तरफ NH2 होता है, एक की तरफ जो भी होता है, अब वो आपको मैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगा। जो लेफ्ट वाला एंड होता है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल, और जो राइट वाला एंड होता है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल। जो एन टर्मिनल है, जो एन टर्मिनल है उसके तरफ होते हैं हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये भी एन टर्मिनल है, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट का मतलब क्या? खाली जगह है, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा वो इसमें घुस जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। ये तो बात होगी हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स की। ये इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट टूवर्ड्स एंड टर्मिनल। आप देख भी सकते हो, पहली बात अब ये होगी। अब आप इसमें दो चेन देख पा रहे होंगे, एक तो ये है छोटी है और ये है, तो वही जो है इसमें दो चेन होती है, दो चार चेन होती है, जिसमें से दो जो है हैवी चेन्स होती है, दो जो है लाइट चेन्स होती है। तो वही यहाँ पर मेंशन है लाइट चेन्स, ये जो है ये भी जो हमारी ये भी लाइट चेन है। फिर आती है हमारे पास हैवी चेन, एक हैवी चेन ये है और एक हमारी हैवी चेन ये है। दो हमारे पास हैवी चेन होती है, दो हमारे पास लाइट चेन होती है, इसलिए हम एक एंटीबॉडी को H2O पेरोक्साइड में आई H2L2 H2L2
से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। मेन पॉइंट ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट एन टर्मिनल की तरफ होती है, जो सी टर्मिनल फ्री होता है, आपको एंटीजन नहीं जुड़ता। चलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, ईच एंटीबॉडीज मोलिक्यूल्स हैव 4 पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन का मतलब क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट हुए हैं, उसको हमने बोला पेप्टाइड चेन। फिर 4 प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। उसमें से 2 छोटी होती है, हम बोलते हैं लाइट चेन्स, 2 बड़ी होती है, हम बोलते हैं हैवी चेन्स। हैंस एन एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2L2, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 हैवी है 2 लाइट है, आपको हमने बता दिया। अब जो बीटा सेल्स ने एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ किया है वो बहुत सारे टाइप की होती है। क्यों, कुछ एंटीबॉडीज़ किसी पर्टिकुलर के लिए रिलीज होंगी, कुछ किसी और के लिए होंगी। तो देखो, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर प्रेजेंट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। दीज आर एंटीबॉडी ए एंड IgA, IgG, IgE, IgG। अब मैं कुछ मीन कर दूँ, जो IgM है M से मेमोरी बनाती है। IgE, इसे एलर्जी, जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो एंटीबॉडी E हमारे रिलीज होती है। और IgA, जो पहला मिल्क होता है वो येलोइस होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम, उसके अंदर IgA होता है। IgG जो है वो होता है जब माँ के पेट में बच्चा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके एंटीबॉडी IgG बच्चे के पास पहुंचती है ताकि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। सबका काम बता दिया है, अब आगे चलो। अ कार्टून यानी कि एक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी इज सीन इन द फिगर 7.4, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब हमारे पास 2 टाइप के रिस्पॉन्सेज आते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कैसे, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होती है तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमोरियल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल मीन्स फ्लूइड, बिकॉज जो ये एंटीबॉडीज है जो बी सेल्स ने रिलीज किया आर फाउंड इन द ब्लड, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड। The second type is called cell mediated immune response और cell mediated immunity। यानी कि हमने क्या पढ़ा, एक्वायर्ड के भी हमने 2 टाइप पढ़ लिए हैं, इसके भी कौन अच्छा। तो हमें 2 टाइप पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ लिया इम्यूरल, जिसमें बी सेल्स इन्वॉल्व थी क्योंकि उसने जो है वेरियस एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ किया था ब्लड के अंदर। दूसरी हमने पढ़ी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि एक सेल के अंदर मारती है। दी टी लिम्फोसाइट जो है वो हमारी मेंटेन करती है सेल बॉडी इम्यूनिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल मीन्स फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स ब्लड। ब्लड के अंदर क्या रिलीज होती है, एंटीबॉडीज़। अगर ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ रिलीज होती है तो एंटीबॉडीज़ कौन रिलीज करता है, बीटा सेल्स रिलीज करती है। तो जो बी लिम्फोसाइट है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए टी लिम्फोसाइट जो है हमारी वो रिस्पॉन्सिबल होती है। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आँख, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life। मान लीजिए हमारा लीवर डैमेज हो गया, किडनी खराब हो गई, अगर हमें किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है उसके लिए जो है हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होती है। आगे कैसा हो देखिए, व्हेन अ सर्च बिगिन टू फाइंड अ सुटेबल डोनर, व्हाई इज इट दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनी बॉडी। हमारी बॉडी है, हमारी किडनी डैमेज हो गई, किडनी फेल हो गई, हमें किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, तो ऐसा क्यों नहीं है किसी भी बंदे को पकड़ा, उसकी किडनी निकाली, हमारे अंदर ट्रांसप्लांट कर दी, ऐसा क्यों नहीं होता। क्यों, हम एक अच्छा तरीका ढूंढते हैं, क्या हम उस किडनी के अंदर चेक करते हैं। वट इज इट दैट द डॉक्टर चेक्स, ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स। ग्राफ्ट्स क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसको हमें ट्रांसप्लांट करना हो। तो देखो, हमारी किडनी है, अगर हमारे जो प्राइमेट्स हैं, गोरिल्ला है, उसकी किडनी निकाल के हम अपने अंदर क्यों डाल सकते हैं, आदमी की क्यों, तो आदमियों में भी हर एक आदमी की क्यों नहीं, ऐसा क्या डॉक्टर चेक करते हैं। Graft from just any source, animal, another primate or any human beings cannot be made since the graft would be rejected sooner or later। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि हमारी बॉडी उस ऑर्गन को उसको फौरन समझ के बाहर का पार्टिकल समझ के रिजेक्ट कर देगी, वो उसके साथ काम नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं और हमें टिश्यू मैच करते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी चेक। टिश्यू मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, उसके बाद ही हम ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैड टेक immunosuppressant like cortisol all his life or her life. This body is able to differentiate self and non-self, and the cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. यहाँ पे NCERT की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटी यहाँ से n नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन देता है। अब ये क्या मैं आपको समझाता हूँ। एक बंदे की किडनी खराब हुई, हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया। जब हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया तो क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, बेसिकली जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो पहचान सकती है ये मेरी बॉडी का ऑर्गन है या किसी दूसरी बॉडी का ऑर्गन है। अगर वैसा पहचान सकती है तो ये पहचान लेंगी कि ये ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया गया है ये किसी दूसरी बॉडी का ऑर्गन है, और उसको वो बाहर निकाल देगी, उसको रिजेक्ट कर देगी, बंदा मर जाएगा। इसीलिए हम अपने इम्यून रिस्पॉन्स को ठप करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने वाला इम्यूनोसप्रेसेंट, जिसका जो एग्जाम्पल है वो है कोर्टिसोल। आप आगे पढ़ोगे, वो उसको पूरे जीवन तक रखा जाता है। और ऐसे बंदे में जो इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक कोर्टिसोल ले रहा है, दूसरे पैथोजन अटैक करके जल्दी बीमार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, समझाता हूँ। दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है और हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है। ये सब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन गया। एंटीजन क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज़ जो एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस एंटीबॉडी को जनरेट कर सके। सिंपली कोई पैथोजन गया, हमारी बॉडी ने उसको पहचाना, उसके बारे में कुछ एंटीबॉडीज बनाई, बॉडी के अंदर बनी, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा केस मानो, किसी सांप ने हमें डस लिया, अपना जहर छोड़ दिया। अब अगर हमारी बॉडी जहर को पहचानेंगी, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएंगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतने बंदा मर जाएगा। तो हम उसको बाहर से बनी हुई जो है रेडीमेड एंटीबॉडी उसके अंदर डालते हैं, जो उस जहर को जल्दी ख़त्म कर देता है और बंदे की जान बच जाती है। उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। तो क्या लिखा है, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन्स which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. अगर एंटीबॉडीज होस्ट बॉडी के अंदर बनेंगी, इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है, इसको पहचानेंगी फिर बनाएंगी, और टाइम भी ले सकती है, लेकिन पूरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स देगी, उसको मार के ही छोड़ेंगी। अब injecting the microbes deliberately during immunization infection, organism gaining access into body during natural infection induce active immunity। इसका मतलब क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी भी नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। कैसे, मान लीजिए कोई नेचुरली एंटीजन हमारे अंदर बढ़ा, फिर अगर एंटीबॉडीज बनी है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा, हमने खुद अपनी मर्जी से एक पैथोजन आपके अंदर डाल दिया, फिर अगर एक्टिव इम्यूनिटी बनी है तो हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसा हम केस करते हैं इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के दौरान। क्या गया, अब व्हेन दी रेडीमेड पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट टू द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। Do you know why mother's milk is considered very essential for the newborn infant? अब पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल। जो हमने बाहर से रेडीमेड दिया उसको तो होगी आर्टिफिशियल। जो हमारी बॉडी ने बना के नेचुरली बना के दी है, बनी बनाई, जिसको बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। जैसे क्लोस्ट्रम, जो पहला मिल्क होता है, थोड़ा येलोइश होता है क्लोस्ट्रम, उसके अंदर एंटीबॉडी ए होती है, IgA,
बना हुआ बताया भी था। क्यों? क्योंकि इन्फेंट को बीमारी से बचाना है। ऐसे ही जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू आईजीजी मिलती है। The fetus also receives some antibodies from their mother through placenta during pregnancy. These are also example of passive natural immunity. अब मैं लिख देता हूँ कौन सी मिलती है प्लेसेंटा के दौरान। प्लेसेंटा से मिलती है आईजी और आईजी मिलती है हमारी क्लोस्ट्रम से। अब मैंने आपको बताया था कि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो जो एक्टिव इम्यूनिटी वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। कैसे? हमने अपनी मर्जी से पैथोजन डालती है ताकि वो जो है रिस्पॉन्स शो करे, एंटीबॉडीज बनाए, उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन। तो वो क्या है ये मैं कल पढ़ाऊँगा। कल हम ये इम्यूनिटी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम जो है बीमारी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बीमारी में एड्स हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम कॉमन डिसीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। लिख H A N K Y O मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बंदे रहे हम।